गुड इवनिंग। हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा आवाज़ का इशू आज हो सकता है लिटिल बिट। देखिए, हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो एक इशू है सोशल ऑर्डर का, एक है सोशल सिक्योरिटी का। हम दो महत्वपूर्ण चीज़ देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या क्या है। तो सोशल ऑर्डर एंड सोशल सिक्योरिटी। होप द साउंड इज फाइन, द वॉइस इज फाइन, देन आई विल प्रोसीड फर्दर टू एक्सप्लेन द मैटर फॉर यू। मेरे ख्याल से आवाज़ और सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आइए हम देखते हैं अपने फंडामेंटल राइट में, अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या क्या इशू इम्पॉर्टेंट हैं जो हमारे लिए समझना आवश्यक है। क्या क्या इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे लिए समझना आवश्यक है। देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं, आवाज ठीक है क्या, आवाज में कोई प्रॉब्लम है? इन केस एनी प्रॉब्लम द वॉइस यू प्लस जस्ट टेल मी। साउंड इज फाइन, चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए, अब क्या है, तीन तरह से सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर, सोशल सिक्योरिटी। अगर हम अपने फंडामेंटल राइट को समझने की कोशिश करें तो फंडामेंटल राइट को समझने में क्या दिखाई दे रहा है कि हमारे पास तीन चीजें महत्वपूर्ण ढंग से दिख रही हैं कि सोशल ऑर्डर क्या है हमारा, सोशल सिक्योरिटी क्या है। तो हमने 38, 39 पूरी तरह से कल कर लिया है। हमारे 38, 39 का जो इशू है वो सॉल्व हो चुका है। देयर इज नॉट प्रॉब्लम विद 38, 39, ये चैप्टर क्लोज हो गया है। अब अगला एक इशू है सोशल सिक्योरिटी। उसके बीच में ये चार है, इक्वल पे इक्वल वर्क, वेलफेयर ऑफ चाइल्ड, मधुआ मजदूर एंड फ्री लीगल एड। ये चारों मैंने चूज क्यों किया है? व्हाई आई चूज? बिकॉज वी नीड टू यूज फंडामेंटल राइट ऑल्सो। एक चीज आप लोग ध्यान रखें कि जब भी आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे कोई जवाब लिखें, जब भी आपका आंसर डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे हो, फंडामेंटल राइट का मेंशन आवश्यक हो। जब भी आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर कोई जवाब लिखें, फंडामेंटल राइट का मेंशन आवश्यक हो। अब फंडामेंटल राइट का मेंशन आवश्यक किस तरह से करेंगे, कैसे होगा? देखिए, हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन से। आपको जो पहला क्या है, इक्वल पे इक्वल वर्क। अब ये इक्वल पे इक्वल वर्क का जो सवाल है वह आपके जीएस 4 में भी काम आएगा। मैं पहले भी कह चुका हूं कि अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको समझने की एक प्रक्रिया क्या है कि हम लोग उसको देखने की कोशिश करते हैं कैसे जीएस 4 में भी काम आएगा। तो जो हमारा इक्वल पे इक्वल वर्क है, कहां पे है? 39D में है। If you open Article 39D, you can see equal pay equal work। जो इक्वल पे इक्वल वर्क का कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है कि स्टेट इस बात को इंश्योर करे। क्या बोलता क्या है? इंश्योर। स्टेट, राज्य सुनिश्चित करे। राज्य क्या सुनिश्चित करे? इक्वल when women। यह पूरी डिस्क्रिप्शन आपको समझनी होगी। राज्य इस बात को सुनिश्चित करे कि इक्वल पे इक्वल वर्क, समान काम पर समान तनख्वाह, समान काम पर समान वेतन आदमियों और औरत को मिले। इट्स क्लियर और इट्स फाइन। इक्वल पे इक्वल वर्क, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो संविधान का अनुच्छेद 39D है, संविधान का जो अनुच्छेद 39D है वह इक्वल पे इक्वल वर्क की बात करता है कि राज्य इस बात को सुनिश्चित करे, स्टेट इस बात को इंश्योर करे कि आदमियों और औरत को समान काम के लिए समान वेतन की प्राप्त हो। अब इसको प्राप्त करने के लिए पार्लियामेंट ने एक इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 किया। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976।
यह संविधान में यह प्रावधान लिखा हुआ है। इस प्रावधान पे कार्य करने के लिए, इस प्रावधान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 लिया। क्यों लिया? व्हाई दिस एक्ट केम? टू इंप्लीमेंट 93D। अब एक सवाल हो गया आपका, 93D को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या लाया गया? इक्वल पे, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट को पार्लियामेंट ने लाया आर्टिकल 39D को इंप्लीमेंट करने के लिए। यह एक्ट बोलता क्या है? पेमेंट ऑफ इक्वल रिम्यूनरेशन। अब यह एक्ट बोलता क्या है? व्हाट दिस एक्ट इज सेइंग? व्हाट इज सेइंग? इक्वल रिम्यूनरेशन सेम वर्क मेन एंड वुमेन। यह एक्ट क्या कहता है कि अगर एक तरह का काम हो तो आदमियों और औरतों को समान रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सेक्स, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सेक्स। लिंग के आधार पर आप कोई डिस्क्रिमिनेशन न करें। जब आप रिक्रूटमेंट करें, व्हेन यू आर रिक्रूटिंग, आप कोई डिस्क्रिमिनेशन सेक्स के आधार पर न करें। तो यह एक्ट इस बात को इंश्योर करता है कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रिक्रूटमेंट ऑफ वुमेन एंड प्रोवाइड्स फॉर दैट। क्या प्रोवाइड करता है? फॉर द सेटिंग ऑफ द एडवाइजरी कमिटी। किसके लिए? प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द वुमेन। प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन। तो जो यह एक्ट है होता है, आप एडवाइजरी काउंसिल बनाओ। किसके लिए बनाओ? टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द वुमेन। एडवाइजरी काउंसिल किस बात की बनाओ? टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द वुमेन। अब इसको अगर हम समझने की कोशिश करें कि यह प्रोविजन क्या बोलता है, यह प्रोविजन क्या बोलता, अगर इसका कोई कॉन्ट्रावेंशन होगा, अगर इस प्रोविजन को, द प्रोविजन इज ऑल्सो मेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफिसर्स फॉर हियरिंग एंड डिसाइडिंग कंप्लेंट्स अगेंस्ट कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन। 39D के कॉन्ट्रावेंशन पे, इसके 39D के उल्लंघन पे सुनवाई भी होगी। अगर यह आर्टिकल हैंडल कर रहे हैं तो आप यहीं तक नहीं रुकेंगे, आपको एक कदम और आगे बढ़ाना पड़ेगा। वो कदम क्या है कि जो यह एक्ट है, यह आर्टिकल 14 से भी स्ट्रेंथ प्राप्त करता है। आप इसको मस्ट लिखिएगा। आर्टिकल 14 से भी यह अपनी ताकत या क्षमता प्रदान करता है। तो अगर इस एक्ट का, किस एक्ट का? 1976 के एक्ट का, अगर इस 1976 के एक्ट का, इस एक्ट का, अगर इस 1976 के एक्ट का नॉन ऑब्जर्वेंस होता है, मतलब अगर पालन नहीं होता है, तो यह रेस करता है क्वेश्चन आर्टिकल 14 में भी। अब एक सवाल आपके लिए क्या बना कि क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन न करने पर मूल अधिकारों के उल्लंघन की संभावना है? तो यू टेक दिस शेल्टर कि आर्टिकल 39D में इस बात का उल्लेख किया गया है कि महिलाओं को समान काम के, पुरुष और महिलाओं को समान काम पर समान वेतन दिया जाएगा। उस प्रावधान को इंप्लीमेंट करने के लिए इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 लाया गया।
इस इक्वल रिवोल्यूशन एक्ट 1976 में इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई, डिस्क्रिमिनेशन सेक्स के आधार पर नहीं होगा और प्रमोट करना होगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन। अगर इस एक्ट का किसी भी तरह से उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 14 को भी संज्ञान में लिया जा सकता है। ये आप लाइन जरूर लिखिएगा कि जो 39D में इक्वल पे इक्वल वर्क में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो एक इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 बनाया गया, इस इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1966 के वायलेशन पे आर्टिकल 14 को भी संज्ञान में लिया जा सकता है। तो यहां क्या हो गया, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दोनों आस पास आ गए। इट्स क्लियर और नॉट क्लियर? जल्दी बोलो, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ मैं फिर से ट्राई करता हूं। बहुत सिंपल सा है, इट्स नॉट ए बिग डील। बोलिए किसको क्लियर नहीं हुआ? राइट योर नेम। जिसको क्लियर नहीं हुआ है वो अपना नाम लिखे। हो गया क्लियर? ये अच्छी बात अगर हो गया तो चले आगे। बहुत अच्छा, बहुत वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसको हम लोग आज बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए हमारी कोशिश यह है कि आप कोई भी सवाल आवे आप हैंडल कर ले जाओ। कोई भी सवाल आवे आप हैंडल कर जाओ, इट इज आवर डिजायर। चले आगे। चलिए अब जो यह है इक्वल पे इक्वल वर्क का कॉन्सेप्ट है, यह जनरल प्रिंसिपल क्या है, अब इसको हम और बढ़ाते हैं 40, 60, 30, 90। हम एक कदम और आगे चलते हैं। नाउ प्रोसीड वन स्टेप फर्दर कि जो जनरल प्रिंसिपल है इक्वल वे और इक्वल वर्क का, इसको हम रीड करते हैं 14, 16 और 39D से। इससे क्या कंक्लूजन ड्राइव होता है? अगर हम इसको 14, 16 और 39D को आर्टिकल में देखते हैं तो क्या होता है, जो सोशलिस्टिक पैटर्न है प्रीएम्बल में, सोशलिस्टिक पैटर्न प्रीएम्बल, जब सोशलिस्टिक पैटर्न का आप आंसर करिए आप इन सब का इस्तेमाल करिए। इट्स फाइन। आवाज में ठीक आ रही है? आवाज में कोई शिकायत नहीं? आवाज में ठीक आ रही होगी। अगर आवाज में कोई प्रॉब्लम हो, कोई साउंड में हो, जरूर बताइए मेरे को। हम फिर रिपीट कर रहे हैं। हम 39D को 14, 16 और जो अपना सोशलिस्टिक पैटर्न प्रीएम्बल को देखने की कोशिश करते हैं। उससे कंक्लूजन डिराइव क्या होता है कि हमारे सोशलिस्टिक पैटर्न में कौन कौन से आर्टिकल सहायक होते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 39D पर कोई आंसर करना है, ये लिखना ही लिखना है। डोंट लेट इट वेस्ट इट। I try to understand a lot how to improve your constitution, whether the PCSJ or your ISP aspirant. Very nice. तो जो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का सिद्धांत है, अगर हम 14, 16 और 39D को साथ पढ़ के देखें तो जो 14, 16, 39D है उसके साथ देखो जो जनरल प्रिंसिपल आता है वह सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की बात करता है। यह जो प्रिंसिपल है वो एक्सप्रेसली कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर नहीं किया गया है टू फंडामेंटल राइट। अब यह जो राइट है यह फंडामेंटल राइट नहीं है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली। इट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट expressed in the constitution. देखिए ऐसे ही सवाल सिविल सर्विसेज में आते हैं। आई सॉ द पीसीएसजे पेपर, ऐसा वहां भी आता है।
जो अपना 39D है, यस 39D, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। यह फंडामेंटल राइट एक्सप्रेसली नहीं कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन अगर इसको हम 14-16 के साथ पढ़ते हैं तो जो सोशलिस्टिक पैटर्न है प्रीएम्बल में, वह एक क्वेश्चन रेज करता है, और उस क्वेश्चन रेज करने से क्या होता है, इक्वल पे और इक्वल वर्क फंडामेंटल राइट के स्टेटस को एज्यूम कर चुका है। एज्यूम स्टेटस ऑफ फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन, इक्वल पे इक्वल वर्क has assumed status of fundamental right। समान कार्य समान वेतन एक मूल अधिकार का स्थान प्राप्त कर चुका है। इट इज योर आंसर। आई ऑलवेज से द प्रारूप ऑफ माई लेक्चर इज आंसर फॉर वेल क्वेश्चन। आंसर कर लेंगे ना आप लोग? इक्वल पे इक्वल वर्क पर कोई सवाल आवे, आपको रिम्यूनरेशन एक्ट 76, 39D, 40, 60 इसका जिक्र करना ही करना है। कोई भी सवाल इक्वल पे इक्वल वर्क पे आता है, चाहे जिस तरह का सवाल आता हो, आपको रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, 39D, 14, 16 प्रीएम्बल इसका जिक्र करना ही करना है। इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ ओनली डायरेक्टर्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इट इज द क्वेश्चन ऑफ कंप्लीट सिस्टम। क्लियर नॉट क्लियर? जल्दी बोलो, फास्ट। जितना ही फास्ट बोलो उतने हम आगे चलेंगे। गॉट इट? तो जो इक्वल पे इक्वल वर्क है, इसका जो प्रिंसिपल इमर्ज कर रहा है, वह इमर्ज कैसे कर रहा है? इसको मैं थोड़ा और चेंज करता हूं वर्ड में। इक्वल पे इक्वल वर्क का प्रिंसिपल कैसे इमर्ज कर रहा है? बाय रीडिंग ऑफ 39D, 14, 16। अगर आपके सब क्वेश्चन पेपर में किसी भी तरह से इक्वल पे इक्वल वर्क पर सवाल आता है, आप इन तीनों के सहारे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। किसको क्लियर नहीं हुआ? तो अगर हम इसको समराइज करने की कोशिश करें कि जो डॉक्ट्रिन है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की, it was originally propounded the part of directive principle of state policy। यह जो प्रोपाउंड किया गया है, ये 39D में किया गया। अगर हम इसको समराइज करते हैं, the doctrine of equal pay for equal work, यह प्रोपाउंड किया गया है, लिखा गया है, बताया गया 39D में। लेकिन जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट देखते हैं 14 और 16 का, when we see the constitutional mandate, जब हम संवैधानिक मैंडेट देखते हैं, संवैधानिक आदेश देखते हैं 14 और 16 का, उस संवैधानिक आदेश को देखने के बाद यह दिखता है कि इसने एज्यूम कर लिया है स्टेटस ऑफ द फंडामेंटल राइट। इट्स डन। देखिए, आपके बेयर एक्ट में बहुत छोटा सा है, किताबों में भी छोटा सा लिखा है, लेकिन अगर यूपीएससी का सवाल आएगा तो उससे सॉल्व नहीं हो पाएगा। मैंने पहले बार भी कहा है कि यूपीएससी के सवालों को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ती है। आगे चलें? जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए, आगे चलें, अभी रुके रहे।
ये 39D। अब आते हैं हम चिल्ड्रन वेलफेयर, चिल्ड्रन वेलफेयर 39E और 39F दोनों में आता है। कम ऑन द चिल्ड्रन वेलफेयर। ये सब ऐसे टॉपिक हैं जो आपको एक से ज्यादा जगह हेल्प करते हैं। या आपको जीएस के या पॉलिटी में भी हेल्प करते हैं, या आपको GS4 के इथिक्स में भी हेल्प करते हैं, और यह आपको निबंध में भी मदद करते हैं। तो कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। 39E क्या बात करता है? टेंडर एज चिल्ड्रन नॉट टू एब्यूज, टेंडर एज चिल्ड्रन, सॉरी, चिल्ड्रन नॉट टू बी एब्यूज्ड। तो जो अपने बच्चे हैं उनका शोषण न किया जाए, उनका गलत उपयोग न किया जाए, यह 39E कहता है। और 39F बात करता है कि वह हेल्दी मैनर में विकसित हो, ग्रो करें और शोषण न हो। मेरे ख्याल से हिंदी अंग्रेजी वालों को शिकायत नहीं हो जाए, आई मिक्सिंग बोथ। अब हम चिल्ड्रन वेलफेयर की बात कर रहे हैं तो 39E और ये है। तो 39E क्या बोलता है कि आप ऐसा कार्य करो कि जो टेंडर एज चिल्ड्रन हैं उनका एब्यूज न हो, उनको किसी भी तरह से दिक्कत न हो, तो जो दुरुपयोग न हो। तो यहाँ पर बच्चों के दुरुपयोग की रोकने की बात की जा रही है। दुरुपयोग, यह दुरुपयोग विरोधी प्रोविजन है, यह प्रस्ताव यह दुरुपयोग विरोधी है। और यह विकास समर्थन शोषण विरोध का प्रस्ताव हो गया। 39E बच्चों के दुरुपयोग का विरोध करता है, और जो 39F है वह बच्चों के विकास की बात करता है कि वह एक स्वस्थ तरीके से विकसित हो और बच्चों का शोषण न हो। यह दो प्रोविजन बात करते हैं। तो जो 39E और F हम दोनों को साथ साथ पढ़ें तो यह क्या बोलती है? सिक्योरिंग चाइल्डहुड एंड यूथ। अगर हम इसको दोनों साथ साथ पढ़ें तो सिक्योरिंग चाइल्डहुड की बात करते हैं। अगर हम इन दोनों प्रोविजन को एक साथ पढ़ें तो यह सिक्योरिंग चाइल्डहुड की बात करते हैं कि जो हमारे राष्ट्र के बच्चे हैं उनका चाइल्डहुड सिक्योर हो और यूथ प्रोटेक्टेड हो। उसके ऊपर और प्रश्न करते हैं जो एक्सप्लॉयटेशन रोकते हैं, तो वो क्या है? मॉरल एंड मटेरियल अबैंडनमेंट। जो ये शोषण है ये क्या है? मॉरल एंड मटेरियल अबैंडनमेंट। तो शोषण विरोध क्या बोलता है? यह बोलता है कि ऐसी पॉलिसी के तहत है कि वह एक्सप्लॉयटेशन और जो अपना ये मॉरल और मटेरियल इसके अगेंस्ट, मॉरल और मटेरियल अबैंडनमेंट के अगेंस्ट है। तो नैतिक और आर्थिक परित्याग, तो इसका हिंदी क्या होगा? नैतिक और आर्थिक परित्याग। नैतिक और आर्थिक परित्याग यह नहीं होना चाहिए। नैतिक और आर्थिक परित्याग बच्चों का नहीं होना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या हुआ? कि राज्य ऐसी विधि को बनावे कि जो विधि बच्चों के विकास में सहायक हो। इसको ध्यान में रख के नेशनल पॉलिसी बनी है, नेशनल पॉलिसी फॉर वेलफेयर ऑफ चाइल्ड।
नेशनल पॉलिसी फॉर वेलफेयर ऑफ चाइल्ड, इसको ध्यान में रख के नेशनल पॉलिसी फॉर वेलफेयर ऑफ चाइल्ड बनाई गई है। और एक जो ये पॉलिसी एडॉप्ट की गई है वह राष्ट्र के विकास में सहायक हो, राष्ट्र के विकास में सहायक। मजा आ रहा है ना? आराम आराम से सब हो जाएगा, कोई सवाल बचेगा ही नहीं। तो अगर इस 39F को हम देखने की कोशिश करें तो 39F के ध्यान रखते सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया था कि सारे बच्चे जो 16 साल से कम हैं, 16 ईयर्स से कम हैं, जेल से छोड़ दिया जाए। अब हम आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जो हम लगातार आपको समझाते आ रहे हैं कि कैसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा मूल अधिकार और नीति से कैसे मिल रहा है। अब जो आर्टिकल 39EF है यह इनकॉर्पोरेट कर रहा है, जो 39E और F है यह इनकॉर्पोरेट कर रहा है सम मोर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 15(3). कुछ और कर रहा है 23, 24, 21A एंड 45। अब जब बच्चों पर कोई सवाल का आंसर करना है आपको, तो आप इन प्रोविजंस को ध्यान में रखकर अपने कदम को बढ़ाने की कोशिश करिएगा। जब आप इन प्रोविजन को ध्यान में रख के कदम को बढ़ाएंगे तो जो यूपीएससी का जो आंसर शीट है वहां तक आप पहुंच जाएंगे। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, मैं फिर रिपीट करता हूं कि जो सवाल पूछा गया वो अगर आपने आंसर नहीं किया तो आप चाहे जो आंसर कर दो, मार्क्स नहीं मिलने वाला है। मार्क्स तभी मिलेगा जब आप उस सवाल का आंसर करोगे जो यूपीएससी ने पूछा है। यह आप विश्वविद्यालय की तरह का पेपर मत देखो कि आपने कुछ भी आंसर किया आपको मार्क्स मिल गया, यहां पर नहीं मिल सकता है। आपको एग्जैक्ट आंसर करना पड़ेगा इफ यू वांट द मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट मार्क्स। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो आर्टिकल 39F है, ई और एफ है, वह कॉन्स्टिट्यूशन के और प्रोविजंस को अपने आप में इनकॉर्पोरेट करता है। और इनसे होता क्या है, जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या है। जो 15(3) क्या है, वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रेन। 15(3) आप पढ़िए, हमने पढ़ाया हुआ है। 15(3) में आप खोलिए 15(3), ओपन 15(3) फॉर ए मोमेंट, ओपन 15(3), देखिए क्या लिखा हुआ है। 15(3) में किस तरह से वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन की बात हो रही है। जस्ट ओपन 15(3), आपको भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी कि कैसे 15(3) में वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन की बात हो रही है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। 15(3) स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। गॉट इट? अगला क्या है? 15 बाद और क्या लिखा हुआ है? 23 क्या है? ट्रैफिक रोक रहा है। पढ़िए 23, रीड 23, ओपन 23, मेरे साथ पढ़िए 23, आपको भी क्लियर हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 23 किस तरह की बात करता है? संविधान का अनुच्छेद 23 ह्यूमन ट्रैफिक के रोकने की बात करता है। किस तरह की ह्यूमन ट्रैफिक रोकना होता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड लेबर। तो जो ह्यूमन बीइंग लेबर है, बेगार है, इसको रोकने की बात करता है। गॉट इट? तो हमारा जो 15(3) है वो रीड करता है इसकी स्पेशल प्रोविजन फॉर द जो 23 है वह ह्यूमन ट्रैफिक को रोकने की बात करता है। 24 14 साल से
कम पर रोजगार मिल गया। हमने यात्रा कहां शुरू की थी, आप देखो कुछ करिएगा 24, 14 साल से कम पर रोजगार। अगर आप 24 पढ़िए, 23 के जस्ट नीचे है कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री माइन और एंगेज इन एनी अदर हजार्डस वर्क। किसी भी खतरे के काम में उनको लगाया नहीं जा सकता है। Sorry, I couldn't quite hear you. Could you please? 21A शिक्षा का अधिकार। 21A क्या है, पढ़िए, शिक्षा का अधिकार। 21A साफ साफ बोलता है कि बच्चों को शिक्षा का किस तरह से अधिकार प्राप्त है। साफ साफ बोलता है कि स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन टू एज ऑफ 6 to 14। 6 to 14। इट्स क्लियर? आगे चले। और आर्टिकल 45 बोलता है अर्ली चाइल्डहुड केयर। 45 पढ़िए, अर्ली चाइल्डहुड केयर। फोर्टी 45 बात करता है अर्ली चाइल्डहुड केयर की, बात करता है कि राज्य प्रोवाइड करे। इसी प्रोविजन को ध्यान रखते हुए चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया। चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, जो कम उम्र के बच्चों से वेश्यावृत्ति कराया जाता था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया। चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन बैन कर दिया गया। इन्हीं अधिकारों को ध्यान में रखते हुए चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन बैन किया गया। अब यह जो प्रोविजन है, इसको जब बैन लगाया तो कोर्ट ने 23, 25, जब बैन लगा कोर्ट ने 23, 25, 29A, EF AEF का इस्तेमाल किया। तो इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट पास किया। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट पास किया। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 पास किया, ताकि किसी भी तरह का अन्यायपूर्ण कार्य हो पाए। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 पास किया। और यह इसमें स्टेट 39F को ध्यान रखते हुए अपॉर्चुनिटी दिया है चिल्ड्रन को हेल्दी मैनर में विकसित करने के लिए। गॉट इट? अब इसको हम समराइज करते हैं, तब हम अगले पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए, हम क्या बोल रहे हैं कि जो अपने बच्चों के लिए, बच्चों का अधिकार कहाँ पे है, 93 और 39E और F में है। अब 39E और F जिन जिन बातों को कहता है, उन बातों को लेकर आगे चलते हैं कि वह बच्चों का दुरुपयोग न हो, बच्चों का विकास हो और बच्चों का शोषण हो। इसको ध्यान में रखकर उन्होंने कहा कि बच्चों का नैतिक और आर्थिक परित्याग होना चाहिए और नेशनल पॉलिसी फॉर वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन बनाया गया। अब राष्ट्र के विकास में सहायक करने के लिए अब उन्होंने और संविधान के प्रावधान का सहारा लिया। अब आप यहाँ से ट्रेवल करेंगे कि फंडामेंटल राइट के और कौन कौन से प्रावधान हैं। देखिए, ये किसका है? फंडामेंटल राइट का है, ये 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 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का है। तो 1, 2, 3, 4 प्रावधान आपने फंडामेंटल राइट से लिए और 2 प्रावधान आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए। इन चारों प्रावधान को ऐसे ही आप एग्जाम में लिख दीजिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा। फिर इसको चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन को बैन लगाया गया, जिसमें आर्टिकल 23, 35A2, 39A का सहारा लिया गया। और इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 बनाया गया। इट्स क्लियर, नॉट क्लियर?
किसको क्लियर नहीं हो रहा है? जल्दी बोलो। छह वर्ष का नहीं, 6 से 14 वर्ष का है। आप आर्टिकल 21A पढ़िए, उसमें 6 से 14 वर्ष का है। अब इसी से हम एक देखते हैं, तो जो बंधुआ मजदूर है, बंधुआ मजदूर, अब ये आपके GS4 का भी सवाल हो गया। बंधुआ मजदूर, यह बंधुआ मजदूर का जो प्रावधान है, यह चाइल्ड के 39E और EF से भी आता है। तो अगर बंधुआ मजदूर का प्रावधान है तो बच्चों के लिए भी है और बुजुर्गों के लिए भी है। तो जो बंधुआ मजदूर का प्रावधान आया, उस बंधुआ मजदूर के प्रावधान में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 और 23 दोनों को पढ़ा। देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो सवाल बनता है, वह सवाल किसी भी तरह से बगैर मूल अधिकार में ट्रेवल किए खत्म ही नहीं होता है। अगर आप मेरे पूरे लेक्चर को देखने की कोशिश करें तो आपको साफ दिखेगा कि बगैर मूल अधिकार पर ट्रेवल किए आप आंसर नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए जीएस के पेपर में मार्क्स क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आप मॉडल आंसर में ये सब होगा, आपको इसका एहसास नहीं होता है। तो आप मॉडल आंसर के बियॉन्ड आंसर करते हो। जब आप मॉडल आंसर को देखकर आपका आंसर नहीं मिलेगा तो मार्क्स आपको नहीं मिल सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप मॉडल आंसर की तरह करने की कोशिश करो। अब बंधुआ मजदूर को आंसर करने के लिए हमको 39E या 40, 21, 23, 41, 42 बंधुआ मजदूर पर आपका कोई भी कहीं लिखना है, आप इसको देखने की कोशिश करें। और इसके साथ साथ नॉट ओनली रिलीज, आप बंधुआ मजदूरी से सिर्फ वापस ही न करें, बट रिहैबिलिटेट, आप उनको पुनः स्थापित करें। राज्य का सिर्फ यही काम नहीं है कि बंधुआ मजदूरी से मुक्ति कर दे, राज्य उनको रिहैबिलिटेट करे। जो आर्टिकल 42 है वो क्या बोलता है? आप आर्टिकल 42 पढ़िए, रीड आर्टिकल 42। वह ह्यूमन वर्क की बात करता है। रीड आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 कहता क्या है कि जो आप अपने आदमियों के लिए एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करिए, एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करिए, ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव, ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव। तो जो हमारा आर्टिकल 42 है बात करता है कि स्टेट का यह ऑब्लिगेशन, स्टेट को यह करना पड़ेगा कि ऐसे प्रावधान वह बनाए जिससे फॉर सिक्योर हो क्या, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क। इसलिए कई ऐसे आर्टिकल्स हैं पार्ट 4 में जो इस बात को इंगित करते हैं कि स्टेट का ऑब्लिगेशन है क्रिएट सोशल एटमॉस्फेयर, क्रिएट सोशल एटमॉस्फेयर, क्रिएट सोशल एटमॉस्फेयर। आप सामाजिक वातावरण, ऐसा सामाजिक वातावरण का निर्माण करें, आप इस तरह का सोशल एटमॉस्फेयर क्रिएट करें जो कि ह्यूमन डिग्निटी के बिफिटिंग हो, बिफिटिंग ह्यूमन डिग्निटी एंड राइट टू लिव। जो ह्यूमन डिग्निटी के लिए हो और राइट टू लिव हो। क्लियर? फ्री लीगल एड, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोविजन है फ्री लीगल एड। जो फ्री लीगल एड है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोविजन है। यह इंटरेस्टिंग प्रोविजन किस तरह से है? यह इंटरेस्टिंग प्रोविजन इस तरह से है कि जो आर्टिकल 39A है,
यह बात करता है कि व्यक्ति के पास कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। यह एक होलिस्टिक अप्रोच की बात करता है। यह एक होलिस्टिक अप्रोच की बात करता है। इट स्पीक्स अबाउट ए होलिस्टिक अप्रोच। तो जो हमारा 39A है, जो फ्री लीगल बात करता है, यह एक होलिस्टिक बात, और यह केवल फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने की बात नहीं करता है, इसमें इंश्योर जस्टिस भी है। फ्री लीगल एड प्लस इंश्योर जस्टिस, यह दोनों बात एक साथ कहता है कि फ्री लीगल एड भी प्राप्त होना चाहिए और इसमें लीगल जस्टिस भी होना चाहिए। और ये क्यों कहा गया है कि आदमी फाइनेंशियल डिफिकल्टी में, जिसके पास फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, फाइनेंशियल डिफिकल्टी के व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है। इट इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल। द अंडरलाइन प्रिंसिपल ऑफ आर्टिकल 39A, ये उसका अंडरलाइन प्रिंसिपल है। अगर आप पूछा जाए कि क्या प्रिंसिपल है 39A का, तो फाइनेंशियल डिफिकल्टी के व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए दो सिद्धांत दिया गया कि आप फ्री लीगल एड भी दो और जस्टिस को इंश्योर भी करो। इसके लिए सरकार ने, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि आप एडिशनल कोर्ट फी लगाओ। उन्होंने एक केरला के वाद में कहा आप एडिशनल कोर्ट फी लगा दो हर अपील पे, ताकि लीगल एड प्रोवाइड की जा सके। तो 39A क्या बोलता है? यह प्रमोट करता है जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। क्या बोलता है? जस्टिस। अगर आपके पास पैसा नहीं है, जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 39A का प्रोविजन हम हटा दें तो जो प्रियम्बल का जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो कमजोर हो जाएगा। क्योंकि पैसा नहीं है तो इक्वल अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल रही है? जिसके पास पैसा नहीं है उसको न्याय की इक्वल अपॉर्चुनिटी कहाँ प्राप्त हो रही है? तो न्याय की इक्वल अपॉर्चुनिटी प्राप्त कराने के लिए यह प्रावधान किया गया कि 39A में कि राज्य का यह दायित्व है कि वह फ्री लीगल एड को प्रोवाइड करे। तो जो इक्वल अपॉर्चुनिटी के कॉन्सेप्ट को देखते हुए लोक अदालत सेटअप की गई। लोक अदालत को सेटअप करने का सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया। अब लोक अदालत कहां से आई है? लोक अदालत 39A से अपना स्थान प्राप्त करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप लोक अदालत बनाइए। कोई जरूरत नहीं है कि हर व्यक्ति को महंगी कानूनी प्रक्रिया का ही सहारा लेना पड़े। तो लोक अदालत बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया। पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया लीगल सर्विसेज एक्ट 1987। लीगल सर्विसेज एक्ट 1987। पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया लीगल सर्विसेज एक्ट 1987 और कोशिश की कि इस बात को किया जाए कि जो कोर्ट्स पर जो बर्डन है, कोर्ट्स पर जो बोझ है, उसको कम करने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सोचा जाए। जो न्यायालयों पर इस बात का बोझ है कि बहुत से केसेस पेंडिंग हैं, इसको कम करने समझने के लिए उन्होंने कहा कि हम एक वैकल्पिक व्यवस्था की बात सोचते हैं। उस वैकल्पिक व्यवस्था में जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म,
डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म लाया जाए। इस तरह से यह बात कहने की कोशिश की गई कि जब तक जुडिशरी एक्सपेंसिव होगी तब तक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। तो जो यह एक्ट था इसको 2002 में अमेंड किया गया, 2002 में अमेंड किया गया। इस एक्ट को 2002 में अमेंड कर दिया गया और यह मैंडेटरी कर दिया गया फॉर द सेंट्रल अथॉरिटी, और स्टेट अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करे परमानेंट लोक अदालत, मैंडेटरी कर दिया गया। टू इस्टेब्लिश लोक अदालत। मैंडेटरी कर दिया गया कि आप लोक अदालत को इस्टेब्लिश करें, और उसके सहारे उन्होंने कहा कि जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है उसको भी डिफाइन करने की कोशिश की। तो जो आर्टिकल 39A है यह फ्री लीगल एड डिजर्विंग पीपल के लिए बात करती है। अब हम आर्टिकल 39A को अगर हम देखने की कोशिश करें तो हम आर्टिकल 14 और 21, अब आप कौन कौन से आर्टिकल को आप मेंशन करोगे मूल अधिकार से? 39A, 14, 21। तो जो 39A का मैंडेट है वह मैंडेट कहां से आता है? 14 से और 21 से आता है। अगर आपको 39A नहीं प्राप्त हो रहा है, डेमोक्रेसी नहीं प्राप्त हो रही है, अगर आपको आर्थिक आधार पर, आर्थिक व्यवस्था के कारण अगर आपको न्याय प्राप्त नहीं हो रहा है तो आपको आपका 14 और 21 वायलेट हो गया। फिर सुनिए, अगर आर्थिक व्यवस्था के कारण, अब 39 से क्या हो रहा है कि आर्थिक व्यवस्था के कारण हमको न्याय प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हमारा अनुच्छेद 14 और 21 वायलेट हो। कैसे हो गया वायलेट? अनुच्छेद 14 बात करता है समानता का अधिकार। हमारे पास जब पैसा ही नहीं, हम समानता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? और 21 बोलता है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो हमारी जीवन की दैहिक स्वतंत्रता भी बाधित हो रही है। तो 39A को हम 21 के साथ पढ़ के देखने की कोशिश करते हैं। गॉट इट? लेकिन 39A को लागू करने के लिए आप मैंडेमस इशू नहीं कर सकते हो। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला आया था, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। मैंडेमस इशू नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया? किसको क्लियर नहीं हुआ? जल्दी बोलो, फास्ट फास्ट बोलिए। एनीवन हु हैज नॉट, हु हैज सम प्रॉब्लम? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आगे चलें। मजा आ रहा नहीं आ रहा है? अगर मजा नहीं आ रहा, पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। पढ़ाई को बोझ की तरह हम नहीं देखते हैं, हम पढ़ाई को देखते हैं कैसे इसमें हम एंजॉय करते हैं। आते पंचायत पे। सी द नेक्स्ट इशू इज द पंचायत। अब पंचायत क्या है? यह जो अनुच्छेद 40 है यह क्या बोलता है? डेमोक्रेसी रूप में जाए। जब आप पंचायत की बात करें, उत्तर मेरूर अभिलेख चोर काल का, जो परांतक के समय का है, इसका भी आप जिक्र करते हैं।
देखिए, आप लोग लिंकिंग सीखने की कोशिश करिए। चोल काल में जो अपना 9वीं-10वीं शताब्दी का चोल काल था, उसमें उत्तर मेरू अभिलेख प्राप्त होता है, जिसमें गांव प्रशासन का बहुत बेहद विशद वर्णन है। आप लोग मेरे YouTube पे जाइएगा, ये पूरा का पूरा उत्तर मेरू अभिलेख मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। गांव प्रशासन का जिक्र किया है। इसका मतलब क्या हो गया? जो लोकतंत्र है वह आधार है। और पीछे जाइएगा, ऋग्वेद की सभा और समिति, ऋग्वेद की सभा और समिति, और अच्छा लिखना हो, गुप्त और चोल प्रशासन में फर्क। जो गुप्त और मौर्य थे, इन लोगों में जो लोग शामिल होते थे, जो इनके अधिकारी थे मौर्य गुप्त के काल में, मौर्य गुप्त के काल में जो अधिकारी थे, उसमें क्या होता था? यह एक अधिकारी के रूप में शामिल होते थे और चोल काल में एक पर्यवेक्षक के रूप में। तो चोल काल और मौर्य काल के प्रशासन में फर्क क्या था कि यहाँ पर अधिकारी एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में शामिल होते थे, यहाँ पर्यवेक्षक के रूप में, और सारा फैसला गांव की संस्था करती थी। और देखिए, इसमें गांधी जी का सपना था पंचायत, वह भी शामिल है। अब इसमें 4 चीज आप और ऐड कर दीजिए, 2-3 लाइन में 4 चीज आप और ऐड कर दीजिए, आपका आंसर और अच्छा हो गया। तो जो हमारा आर्टिकल 14 में जो एक पंचायत का कॉन्सेप्ट है, यह इंट्रोड्यूस कर रहा है डेमोक्रेसी एट ग्रॉस लेवल। तो जो हमारा एक पिरामिड है, जो हमारा एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, उसमें वो ओरिजिनेट कहाँ कर रही है? जमीन से कर रही है। तो सेल्फ गवर्निंग यूनिट की बात हो रही है। सेल्फ गवर्निंग यूनिट, तो क्या हो गई? यह एक सेल्फ गवर्निंग यूनिट का कॉन्सेप्ट लाया गया कि राज्य अपने चीजों को खुद करे। अब आर्टिकल 40 के साथ 243 और 243O, इसको भी हल्का से लिखिएगा आप लोग कि जहां पर संविधान में यह प्रावधान डाल दिए गए। गॉट इट? यस और नो? जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए। सोशल सर्विस आर्टिकल 41 सोशल सर्विस। अब जो आर्टिकल 41 क्या बोलता है? लिमिट इकोनॉमिक रिसोर्सेस। अब राज्य अपने आर्थिक संसाधनों की सीमा में, फिर सुनिए, लिमिट इकोनॉमिक रिसोर्सेस, राज्य अपने आर्थिक संसाधनों की सीमा में वह ऐसा इफेक्टिव प्रोविजन बनाए जो सिक्योर करे राइट टू वर्क, एजुकेशन। बहुत सिंपल सा आर्ग्यू रहता है कि राज्य अपने आर्थिक संसाधनों की सीमा में ऐसा प्रयास करे कि वह सुनिश्चित कर सके राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन,
पब्लिक असिस्टेंस इन द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हम की वर्ड आपको लिख रहे हैं, उससे आपको याद करना आसान है। राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, राज क्या क्या करे, एम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, ओल्ड एज। आप लोग अगर बेयर एक्ट तोड़ना सीख जाओ तो आपकी बहुत बड़ी समस्या सॉल्व हो गई। चाहे आप जो एग्जाम दे रहे हो, जिस एग्जाम को आप दे रहे हैं, आपकी बहुत समस्या हो गई। तो राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट। इसके बाद आप बेयर एक्ट पढ़िएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। ओल्ड एज, sickness, disablement and other cases of undeserved want, अब ये आर्टिकल स्टार्ट कहां से होता है? आर्टिकल 41 ये स्टार्ट होता है इस कॉन्सेप्ट के साथ कि राज्य की अपनी सीमा है। पहली बात आर्टिकल 41 यह स्वीकार करता है कि राज्य की एक सीमा है, तो राज्य अपनी सीमाओं में रहते हुए विद इन, अगर आप एक्ट पढ़िए, विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मेक्स इफेक्टिव प्रोविजंस, वह इफेक्टिव प्रोविजंस बनावे फॉर सिक्योरिंग, पहला राइट टू वर्क, दूसरा राइट टू एजुकेशन, तीसरा पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबल्ड एंड इन अदर केसेस ऑफ अनडिजर्व्ड वांट। आप हिंदी में देखिए, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निशक्तता तथा अन्य अनहर अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का उपबंध करे। गॉट इट? क्लियर नहीं हुआ? जो आर्टिकल 41 है, यह आर्टिकल 41 राज्य की सीमित आर्थिक रिसोर्सेस को ध्यान में रखते हुए यह कहता है कि राज्य ऐसा प्रावधान करे यह चारों चीजें सिक्योर हों, सुनिश्चित हो। बिकॉज क्लियर। अब आर्टिकल जो 41 है जो सोशल सिक्योरिटी की बात करता है, इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा इंटरेस्टिंग बात कहा कि 46, 41, 47 में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। 46, 47, 41। अब सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि देयर इज ए पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 46, 41 एंड 47। 46 एक तरफ एंड 47 प्लस 41 दूसरी तरफ। अब 47, 41 देखिए आप, 47 क्या है? ड्यूटी ऑफ टू रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। आप पढ़िए 47, 40 आप पढ़िए 47, वह एक न्यूट्रिशन के लेवल की बात करता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है? एक पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट है आर्टिकल 46 के और आर्टिकल 41 और 47 के साथ साथ। जो 46 क्या है? प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल। अब 47 और 41 यह प्रमोशन की बात करते हैं। ठीक है, 47 प्लस 41 एक प्रमोशन की बात करते हैं, और 46 किसकी बात करता है? 47 और 41 प्रमोशन की बात करते हैं, और 46 बात करता है इंटरेस्ट ऑफ SC, ST एंड वीकर सेक्शन। आप तीनों को पढ़िए। अभी मैं क्लियर करता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट बोला कि अगर एक पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन आर्टिकल 46 एक तरफ और 47 और 41 दूसरी तरफ, किसमें? इन द मैटर ऑफ एजुकेशन। जो मैटर ऑफ एजुकेशन में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, इन द मैटर ऑफ एजुकेशन में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो कोई जो रिजर्वेशन दिया जाता है
अंडर आर्टिकल 46 अगर यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाता है, अगर कोई रिजर्वेशन दिया जाता है अंडर आर्टिकल 46, तो जो टू द एक्सटेंट ऑफ रिजर्वेशन इसे वह इनरोड करेगा कहां पे, आर्टिकल 41 और 47 में, वह इनरोड कर देगा 41 और 47 में, जहां तक काम पाने का अधिकार है। क्लियर होने हो रहा है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आर्टिकल 46 जो है, जो यह बात करता है, क्या बात करता है, रिजर्वेशन। अगर आर्टिकल 46 में कोई रिजर्वेशन दिया गया इन द फेवर ऑफ द SC/ST एज नोटेड डाउन इन द आर्टिकल, तो यह क्या करेगा, यह इनरोड करेगा ऑन द राइट ऑफ द अदर्स टू वर्क एंड टू लर्न अंडर आर्टिकल 41 एंड 47। तो आर्टिकल डज नॉट how you are obligate the state to render the compensation to workers whose continuous employment suffers। तो अगर हम इसके इनरोड को समझने की कोशिश करें कि अगर 47, या आपके मैं GS4 के लिए मैं पढ़ा रहा हूं कि अगर मैं GS4 में यह सवाल आएगा कि अगर आपने कोई ऐसा कार्य किया जो कि रिजर्वेशन दे रहा है SC/ST को, जो 47-41 में जो अपॉर्चुनिटी के अधिकार को अटैक कर रहा है, उस परिस्थिति में क्या किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया द पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्टिकल 46 एंड आर्टिकल 41-47 ऑन द इन द मैटर ऑफ एजुकेशन। और कोई रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ वन अंडर आर्टिकल 46 to the extent of reservation is an inroad on the right of others to work and to learn under article 41 and 47। तो यह इन दोनों के बीच में, लेकिन यह जो रिजर्वेशन है वह समाज के व्यक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। इसलिए अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो एक हार्मोनी होनी चाहिए जो टिल्ट होगी टुवर्ड्स आर्टिकल 46। क्लियर होने हुआ? मैं आपके GS4 को ध्यान रख के इसको लेके आ रहा हूं मैं कि हाउ यू हैंडल GS4 इन द सिचुएशन इफ अराइजेस, कि जो आर्टिकल 46 है और आर्टिकल 41-47 है, इन दोनों को देखें तो आर्टिकल 46 वर्सेस 47 और 41 है। तो अगर कोई भी रिजर्वेशन किया जाता है इन फेवर ऑफ द वीकर सेक्शन SC/ST, तो वह इनरोड करेगा 47 और 41 में प्रोवाइड किए गए अपॉर्चुनिटी से। लेकिन चूंकि यह एक सोशल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट है, तो उस इनरोड के लिए एक हार्मोनी को बनाकर वह इसकी तरफ टिल्ट होगी। इट्स क्लियर? किसको क्लियर नहीं हुआ? अब हम, जैसे हमने पहले बात किया था कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जो 2-3 प्रोविजंस हैं, जो हमने अब 39E हमने पहले बात किया, 41, इन दोनों के साथ पढ़िए 21 को। 29E और 41 दोनों के साथ पढ़िए 21 को। उससे क्या हो जाएगा, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लाइवलीहुड अंडर आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट। अब 41 को आप इंटरप्रेट करिए, जो 41 कह रहा है वो राइट टू लाइवलीहुड की बात कर रहा है। तो यह राइट टू लाइवलीहुड जो 41 में है, यह फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। गॉट इट? कोई कंफ्यूजन? तो जो अगर कोई ऐसा कानून बनाया जाए जो वायलेटिव है 39A एंड 41 का, 39A एंड 41, फिर सुनिए कि a rule made by the government company authorizing to terminate the employment of permanent employee by giving the 3-month notice and without giving a hearing has been held to be violative of Article 39A and 41 and ultra vires under Article 14। अगर किसी एम्प्लॉय को बगैर नोटिस दिए आप सस्पेंड करते हो, तो यह 3
संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है और वह अल्ट्रा वायरस हो जाता है। क्लियर और नॉट क्लियर? जल्दी बोलो। कंडीशन ऑफ वर्क, कंडीशन ऑफ वर्क। अब कंडीशन ऑफ वर्क में इशू क्या है? आर्टिकल 42, आर्टिकल 42 बात क्या कहता है? व्हाट आर्टिकल 42 वांट्स टू स्पीक? सिक्योरिंग फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, गॉट इट? तो जो आर्टिकल 42 है यह बात क्या बोलता है? यह बात बोलता है कि जो कंडीशन ऑफ वर्क है उसके लिए ऐसे प्रोविजन बनाए जाएं, राज्य ऐसे नियमों को बनावे जिससे क्या हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन हो काम करने का। तो राज्य ऐसे उपबंध को बनावे कि काम की जो न्याय संगत हो और मानवोचित दिशाओं को सुरक्षित करे और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करे। न्याय संगत, मानवोचित, प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 42 यह कहता है कि राज्य ऐसे प्रावधान बनावे जिससे व्यक्ति को न्याय संगत और मानवोचित वातावरण में काम करने की सुविधा हो और मटर्निटी रिलीफ में के लिए सरकार कोशिश करे। तो आर्टिकल 42 और 43 को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये क्या है? डीप कंसर्न फॉर द, मैं बार बार बोलता हूं कि ये सब लाइनें सुप्रीम कोर्ट की हैं और वो एकदम स्टेबल, डीप कंसर्न ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। संविधान अगर आप न्याय की भाषा में पढ़ेंगे तो बेहतर करेंगे। 42 एंड 43, 42 और 43 का कंक्लूजन क्या है? ये कहना क्या चाहते हैं? इनकी आधारशिला क्या है? यह जो 42 और 43 है यह एक्सप्रेस करता है, यह अभिव्यक्त करता है ए डीप कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। जो वर्कर्स हैं, पीपल वर्कर्स हैं, उनके डीप कंसर्न की बात करता है। हमारे जो वर्कर्स हैं उनके डीप कंसर्न की बात करता है आर्टिकल 42 और आर्टिकल 43। इसका मतलब क्या है? यह कहां तक है? यह कंसर्न जेल तक एक्सटेंड होता है, यह जेल तक एक्सटेंड होता है। मानो है, अगर वह जेल में है तो भी उसकी अधिकारों की सुरक्षा करने की आवश्यकता है। तो यह जेल तक एक्सटेंड होता है, इसको जेल तक एक्सटेंड करने की बात की गई है। अब इसको हम आर्टिकल 21 से देखिए, 42, 43 और 21 देखिए। 42, 43 को 21 के साथ देखने की आवश्यकता है। तो अगर हम आर्टिकल 21 को देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल के साथ, तो आर्टिकल 29E, F, 41, 42, 29E, 29F, 41, 42, यह चार आर्टिकल किस तरह से हमारे सम्मुख उपस्थित होते हैं? यह एक ब्रॉड कम्युनिकेशन है। यह आर्टिकल 21 को अपने आप में समाहित किए हुए हैं। यह जो आर्टिकल है, चार आर्टिकल
अपने आप में आर्टिकल 21 की विचारधारा को समाहित किए हुए हैं। तो इफ यू रीड आर्टिकल 21 along with 29E, 29F, 41, 42, a broad connotation to article 21 appearing here. Therefore, the right to live with human dignity, right to live with human dignity is appearing here. Right to live with human dignity appearing here. अब राइट टू लिव ह्यूमन डिग्निटी का आंसर करना है, आप इसको अपने कॉपी में लिखिए। राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी इज अपीयरिंग हियर। Therefore, what is that? The state is under a constitutional mandate. स्टेट के पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है इसकी सुरक्षा करने का, इस पर ध्यान देने का। लिविंग वेजेस, लिविंग wages 43, living wages 43, लिविंग वेजेस 43। अब 43 आर्टिकल पढ़िए क्या बोलता है। वह बात करता है, अगर हम आर्टिकल 42, 43 को देखें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट देता है वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए, तो जो मिनिमम वेजेस, अब इसमें क्या है, मिनिमम वेजेस वर्सेस लिविंग वेजेस। There's one more concept, मिनिमम वेजेस वर्सेस लिविंग वेजेस। जो आर्टिकल 43 को क्या लिख सकते हैं हम, आर्टिकल 43 प्लस 42 दोनों साथ पढ़ना पड़ेगा। तो मिनिमम वेजेस वर्सेस लिविंग वेजेस, यह बात करता है वेलफेयर की। उस वेलफेयर के लिए मिनिमम वेज नहीं चाहिए, लिविंग वेज चाहिए। हमको मिनिमम वेज चाहिए नहीं चाहिए। 43 में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है वह लिविंग वेज है, मिनिमम वेजेस नहीं है। तो हमको लिविंग वेजेस प्राप्त करना है। तो आर्टिकल 43 क्या करता है, स्टेट इस बात को सिक्योर करे सुटेबल लेजिस्लेशन के द्वारा कि सारे वर्कर्स को लिविंग वेजेस प्राप्त हो, सारे वर्कर्स को लिविंग वेजेस प्राप्त हो। एक लिविंग वेज क्या है, लिविंग वेज क्या है, दैट इनेबल्स द अर्नर टू प्रोवाइड फॉर हिमसेल्फ एंड फैमिली, नॉट मेयरली बेयर इसेंशियल नेसेसिटी। क्या बोलता है, नॉट मेयरली बेयर नेसेसिटी। आप जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की बात मत करिए। जो लिविंग वेज है यह बोलता है कि एक प्रोवाइड करे, नॉट मियरली द बेयर नेसेसरी। क्या है, फूड क्लोथ शेल्टर। क्या है, फूड क्लोथ शेल्टर। जो ये मिनिमम नेसेसिटी है इसकी बात नहीं करता है, इसकी बात नहीं करता है। यह एक कंफर्ट की बात करता है, जिसमें क्या है, इट्स टॉकिंग टू कंफर्ट। उस कंफर्ट में क्या है, वह एक कंफर्ट की बात करता है। इसमें क्या है, एजुकेशन भी बच्चों का हो। वो ऐसे कंफर्ट की बात करता है कि बच्चों के एजुकेशन का भी उसमें समावेश हो। जो इसेंशियल सोशल नीड्स है, हेल्थ का, ये इशू हेल्थ का है, हेल्थ का टेक केयर हो, हेल्थ का टेक केयर हो कि हेल्थ कैसे ध्यान में रखा जाए। तो जो इसेंशियल सोशल नीड्स हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, उसका ध्यान, इंश्योरेंस है, एजुकेशन है, हेल्थ है, इंश्योरेंस है, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। तो ए मिनिमम वेजेस क्या है, सिर्फ
मिनिमम वेज क्या है? बेयर मिनिमम नेसेसिटीज। लेकिन जो हमारा संविधान का आर्टिकल है यह बात नहीं करता है, नहीं, हमको लिविंग वेजेस चाहिए जो हमारी सिर्फ फूड क्लोथ शेल्टर तक लिमिटेड न हो, बल्कि वह हमारे लिए, हमारे एजुकेशन के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे सोशल नीड के लिए आवश्यक हो। तो जो मिनिमम वेज क्या होता है, वो कवर करता है बेयर फिजिकल नीड ऑफ वर्कर, और जो मिनिमम वेज है वो फिक्स किया जाता है इंडस्ट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कैपेसिटी टू पे। तो फिक्सेशन ऑफ द मिनिमम वेज इज ए पब्लिक इंटरेस्ट एंड डज नॉट इम्पोज एन अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू कैरी आउट ट्रेड गारंटेड बाय आर्टिकल 19(1)(g। ये उसकी खास बात है। और एक फेयर वेज क्या है? मिनिमम वेज, लिविंग वेज, तीसरा है फेयर वेज। फेयर वेज क्या है? यह लिविंग वेज और मिनिमम वेज के बीच में आता है, दैट इज कॉल्ड द फेयर वेज। वह उन दोनों के बीच में आता है। लिविंग एंड फेयर वेज है टू फिक्स कीपिंग विद द कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्री। अब इसको और इसको फिक्स किया जाना चाहिए इंडस्ट्री की कैपेसिटी को देखते हुए। लेकिन हमारा पॉलिटिकल एम क्या है? लिविंग वेजेस फॉर द वर्कर्स, और जनरल वेज स्ट्रक्चर एट द बेस्ट रीच एट द लोअर लेवल ऑफ फेयर वेजेस। कम से कम फेयर वेजेस प्राप्त होने चाहिए। मिनिमम वेज के कॉन्सेप्ट को उन्होंने कैंसिल कर दिया है। जो आर्टिकल है वो मिनिमम वेज की बात नहीं करता है, वह बात करता है फेयर वेज की। फिक्सिंग ऑफ मिनिमम वेज अंडर द मिनिमम वेज एक्ट हैज जो करेक्टराइज किया गया है जस्ट ए फर्स्ट स्टेप, जो मिनिमम वेज एक्ट लाया गया है, मिनिमम वेजेस एक्ट, ये क्या है? ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स आर्टिकल 43, बट वी हैव टू रीच अप टू द लिविंग वेजेस। यह आर्टिकल 43 की तरफ बढ़ता हुआ फर्स्ट स्टेप है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का है वह एक वेलफेयर सोसाइटी की बात करता है। तो जो हमारा आर्टिकल 41 है वह इंजॉय करता है एक रीजनेबल डिसेंट लाइफ का। जो हमारा मिनिमम वेजेस है वो बात करता है कि हमारा मेडिकल हो, हमारा कमियों से हमको मुक्ति मिले, हमको एंजॉयमेंट लाइफ में प्राप्त हो। आर्टिकल 43 ए बात करता है पार्टिसिपेशन, 43 ए पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर, यह बात करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर की, वर्कर्स के पार्टिसिपेशन की बात करता है कि इस तरह से यह आर्टिकल रिक्वायर करता है किस तरह का सुटेबल लेजिस्लेशन बनाया जाए कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट में इंश्योर किया जाए। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई 97th अमेंडमेंट एक्ट 2001 के द्वारा, 97th अमेंडमेंट एक्ट 97 अमेंडमेंट 2011 के द्वारा यह बनाई गई एक पब्लिक सोसाइटी जो आर्टिकल 43B में है। यूनिट आर्टिकल 43B, आर्टिकल 43B बात करता है फॉर द प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके लिए 97 अमेंडमेंट के द्वारा यह 97 अमेंडमेंट के द्वारा यह ऐड किया गया, 97 अमेंडमेंट द्वारा ये 43B ऐड किया गया और वॉलंटरी फॉर्मेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई। उसका एम क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी मूवमेंट को आगे बढ़ाना और अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी में उसको कंट्रीब्यूट करना। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, यह सवाल किस तरह से हमारे सामने आएंगे। लेट्स बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द कॉमन सिविल कोड, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज प्रोविजंस, कैसे वो हमको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। अगर हम सोशल सिक्योरिटी चैप्टर पर देखें, सोशल सिक्योरिटी,
अगर कोई सवाल आपका सोशल सिक्योरिटी पे आता है, कहीं भी आता है, आपके इंटरव्यू में आता है, आपके एसे में आता है, आपके जीएस में आता है, तो सोशल सिक्योरिटी को हैंडल करते समय आप इन प्रोविजन को आप ध्यान में रखिए। तो जितने आपके प्रोविजन हैं 43A, 41, 42, 43, जितने प्रोविजंस हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर, ये सारे के सारे 47, ये सारे के सारे जो प्रोविजन हैं वह आपके प्रोविजन आते हैं सोशल सिक्योरिटी चैप्टर में। जब आप मैं क्लोज करूंगा आप पार्ट में फिर लिखा दूंगा। तो एक क्या हो गया, सोशल सिक्योरिटी चैप्टर को या सोशल सिक्योरिटी इशू को कैसे हम हैंडल करने की कोशिश करेंगे। अगर हम अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो 3-4 अंडरलाइन है, एक क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिकल, जो बेसिकली आपका गवर्न होता है 38 एंड 39 से। जो सोशल सिक्योरिटी वाला है वो मैंने आप लिखा, देखिए जब सोशल सिक्योरिटी आप लिखेंगे आप इसको भी लिखेंगे, जहां इकोनॉमिकल आएगा उसमें 38, 39 आएगा। तो सोशल एंड इकोनॉमिकल आता है 38 और 39 से। और जब आप आते हैं सोशल सिक्योरिटी पे तब ये सारे प्रोविजंस हैं जो अभी मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरह से इक्वल फ्री एड है, एजुकेशनल इंटरेस्ट है व्हीकल सेक्शन का, ये सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद आता है कम्युनिटी वेलफेयर, जो हम आपका कल स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपका कॉमन सिविल कोड से स्टार्ट करेंगे। होप इट्स फाइन, आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। आपके 2-3 लेक्चर पॉइंटेड हैं। एक तो लेक्चर मैं लेने जा रहा हूं, बहुत से लोग मैसेज कर रहे हैं हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, तो एक लेक्चर है आपका हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। दूसरा एक लेक्चर आपका मैं तैयार कर रहा हूं, ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, गांधी फंडामेंटल राइट में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में किस तरह आपके सामने आते हैं। तो आई विल एक्सप्लेन द गांधीयन थॉट्स एंड फिलॉसफी, देन आई विल ट्राई टू ट्रेस कि जो गांधीयन थॉट्स और फिलॉसफी है वो फंडामेंटल राइट में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कहाँ कहाँ किस तरह से है। कोई आपके पास सवाल हो आप जरूर पूछिए, अदरवाइज आई विल क्लोज द लेक्चर ऑफ द डे। इट्स इनफ फॉर द डे। आपका टेस्ट 1 अगस्त को है, टेस्ट लगातार बनाया जा रहा है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ टेस्ट का स्टैंडर्ड कंप्लीट यूपीएससी का स्टैंडर्ड है। अगर आप बहुत ही गंभीरता से नहीं पढ़ेंगे वो टेस्ट आपसे हैंडल नहीं हो पाएगा। होप द साउंड और आपका जो ये लाइट है और कैमरा है ठीक चल रहा है, क्योंकि कई बार मैं पढ़ाते समय मिस कर जाता हूं कि साउंड और कैमरा ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। आई विल सी यू टुमारो द योर डे इज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। आई विल स्टार्ट द फ्रीडम स्ट्रगल वेयर आई लेफ्ट इट। थैंक यू, टेक केयर।